कस्टम एक्ट 1962। दोस्तों, कस्टम एक्ट बहुत पुराना एक्ट है वैसा, और पुराने ज़माने से आर्य चाणक्य, उसके पहले ज़माने से हम विदेश व्यापार करते हैं, और दूसरे देश से माल अपने देश में लाना और अपने देश से माल दूसरे देश में लेके जाना, ये बॉर्डर के ऊपर जो टैक्स लगता है, देश के बॉर्डर के ऊपर, उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। और ये कस्टम ड्यूटी को कंट्रोल करने वाला ये टैक्स है। कस्टम ड्यूटी किसी ने डुबारी नहीं चाहिए, उसमें कोई स्मगलिंग नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह, सब ये एक्ट कंट्रोल करता है। मेरी ये जो लॉ के वीडियो है, ये लॉयर्स के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, ये जनरल पब्लिक के लिए है। जनरल पब्लिक को समझ में आना चाहिए लॉ किस लिए है, क्या है, हमने इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कस्टम एक्ट में आपने क्या नहीं करना चाहिए, ये सेक्शन 11 में बोला है। और अगर गलती से सेक्शन 11 में जो बोला है ये नहीं करना चाहिए, अगर वो आप करते हैं तो फिर उसका क्या होता है, ये सेक्शन 100 के आगे बोला है, क्योंकि वहाँ पे वो पनिशमेंट के वगैरह सब सेक्शंस हैं। तो चलो हम देखते हैं दोस्तों, टोटल ये जो लॉ है कस्टम का, इसमें टोटल सेक्शन जो है ये लगभग 161 सेक्शंस हैं, और चैप्टर जो है इसमें ये 17 चैप्टर है, और एक शेड्यूल इसमें है। दोस्तों, आज तारीख जो है हमारा 22, आज तारीख 25 फरवरी है, लेकिन हम 23 फरवरी तक का अपडेटेड जो है वो वर्जन हमारे पास है, 23 फरवरी 2022 का अपडेटेड वर्जन। तो दोस्तों, कस्टम एक्ट में चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, चैप्टर 2 में ऑफिसर्स ऑफ द कस्टम्स, ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट, ऑफिसर्स कौन से, क्लास ऑफ ऑफिसर्स वगैरह दिया है। चैप्टर 3 में अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टम, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा, ये सब जो एयर कार्गो, इसके बारे में सब दिया है, इसके पावर किसके पास है, क्या है, ये सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 10 तक है। चैप्टर 4 जो है ए प्रोहिबिशन ऑन इम्पोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर जो गुड्स जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के गुड्स, उसके ऊपर प्रोहिबिशन क्या है, जो मैंने आपको बोला सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 ये सेक्शन ही है, याद करके जो फॉरेन ट्रेड करते हैं उन्होंने पढ़ना है। और सेक्शन इसमें 11 में चैप्टर 4A आता है, चैप्टर 4A में फिर सेक्शन 11A, सेक्शन 11B, सेक्शन 11C, सेक्शन 11D, सेक्शन 11E, सेक्शन 11F, ऐसे काफ़ी विस्तार से प्रोहिबिशन जो है वो दिया हुआ है कि कौन से चीज़ के ऊपर प्रोहिबिशन है, यानी कि बंदी है, बंधन है, ये है। और फिर चैप्टर 4C है पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 4A to 4B, ऐसा दिया है, एग्जेम्पशन दिया है उसमें। सेक्शन 11N है पावर टू एग्जेम्प्ट, जो कस्टम अधिकारी को जो पावर है एग्जेम्पशन देने के, कमिश्नर को जो पावर है वो दिए हुए हैं। चैप्टर 5 जो है, ये चैप्टर 5 लेवी एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्पशन जो है वो चैप्टर 5 में डिस्कस किया है। ये लगभग सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 28BB तक इसके प्रोविजंस है दोस्तों। थोड़ा सा लॉ का वीडियो बोला था, थोड़ा सा आपको इसमें मनोरंजन कम मिलेगा, लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि हम 10-10, 15-15 साल प्रैक्टिस कर लेते हैं, कस्टम के कानून में भी करते हैं, लेकिन कस्टम एक्ट पूरा कभी कभी देखने का मौका नहीं मिलता है। तो ये छोटे वीडियो से एटलीस्ट कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, ये लॉ का उद्देश्य क्या है, ये काफ़ी हद तक पता चलता है। और जिसको इंटरेस्ट है, जिसको उसमें जाना है, देखना है। हम जब सुप्रीम कोर्ट में काम अभी करते हैं, लेकिन जब हम बॉम्बे में सेस्टैट में काम करते हैं, सेंट्रल एक्साइज कस्टम सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में और हाई कोर्ट में, तब उस समय हमारा ये कानून के साथ बहुत अच्छा रिलेशन आता था। अभी आते हैं तो अभी भी स्टैट्यूटरी अपील, रेगुलर अपील जो हाई कोर्ट से आते हैं, वो कस्टम के वगैरह सुप्रीम कोर्ट में हमको हैंडल करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और पूरी भारत की सेवा करने का मौका मिलता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रैक्टिस का। दोस्तों, आपको बताऊं कि चैप्टर 5AA है एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर द ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, ये खास होता है। जैसा इंडिया USA ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया UAE ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया UK ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया चाइना ट्रेड एग्रीमेंट से अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है,
ट्रेड एग्रीमेंट से। फ्री ट्रेड का मतलब फुकट व्यापार, फ्री ऑफ कॉस्ट व्यापार, ऐसा अर्थ नहीं लेने का। फ्री ट्रेड का अर्थ यहाँ पे मुक्त व्यापार। तो कंसेशन मिलता है, कुछ बेनिफिट एक्सपोर्टर को मिलते हैं, कुछ बेनिफिट इम्पोर्टर्स के लिए मिलता है, सस्ती ज़मीनें मिलती है, सस्ते प्रोसेसिंग यूनिट डालने के लिए मिलते हैं, अलग अलग जगह के ये होता है। तो वो एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वो एग्रीमेंट का कैसा होता है, ये सब एग्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों। commerce.nic.in, ये भारत सरकार का जो वाणिज्य मंत्रालय का साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, उसके साइट के ऊपर मिलता है। सेक्शन ये 28DA में सब इसका प्रोसीजर दिया है। और चैप्टर 5B जो है वो एडवांस रूलिंग के ऊपर है। चैप्टर 6 है ये प्रोविजन रिलेटेड टू द कन्वेंस कैरिंग इंपोर्ट एंड कैरिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्टेड गुड्स कैरी करने के ऊपर जो एक सिस्टम है कस्टम क्लियरेंस का, वो सब इसमें ये चैप्टर में दिया है। और चैप्टर 7 में जो है क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्टेड मैंने कि गुड आप एक्सपोर्ट करते हैं तब कस्टम के क्लियरेंस का प्रोसेस यहाँ पे दिया है, और जब गुड्स इंपोर्ट करते हैं तब कस्टम का क्लियरेंस का प्रोसेस यहाँ पे दिया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर मेरे अलग कुछ वीडियो है, आप जरूर देख लेना, उसमें आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत अच्छा नॉलेज मिल सकता है। और 2006 से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वर्कशॉप लेते हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर तैयार करते हैं, उसके ऊपर कौन सा नॉलेज जरूरी है, क्या है, ये भी आपको मिलेंगे दोस्तों। अभी ये आज का हमारा लॉ का विषय है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं, कस्टम एक्ट के ऊपर ही फोकस करेंगे। चैप्टर 7 में क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्टेड गुड्स मैंने ऑलरेडी बताया। और चैप्टर 7A में है पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लीडर्स। अभी ये नया अमेंडमेंट आया है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर्स। ये बहुत अच्छा एक नए सिस्टम अभी जमाने के साथ बदल रहा है, ई सिस्टम से है। तो इसमें 51A सेक्शन, 51B सेक्शन है। चैप्टर A में गुड इन ट्रांजिट जो है उसके बारे में प्रोविजन है। चैप्टर 9 में वेयर हाउसिंग है। चैप्टर 10 में ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक एक बेनिफिट का, एग्जिम बेनिफिट में एक अच्छा बेनिफिट का प्रकार है। ड्यूटी अलाउड फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स, ऐसा उसका मीनिंग है दोस्तों। चैप्टर 11 में स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग बैगेज, गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट, कुरियर एंड स्टोर्स। तो कितना एग्जेम्प्टेड रहता है बैगेज, कितना एग्जेम्प्टेड रहते हैं गुड्स जब आप फॉरेन में जाते हैं या फॉरेन से आते हैं या पार्सल भेजते हैं या करते हैं। तो फॉरेन में अगर आप क्या बोलते हैं, किसी रिश्तेदार को दिवाली की मिठाई भेज रहे हैं, क्या उसको कस्टम ड्यूटी लगती है? क्या लगती है? तो फिर कितने इसके ऊपर लगती है? ये सब प्रोविजन है। ये छोटे छोटे पार्सल को लगती नहीं है कस्टम ड्यूटी, याद रखना, क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड में आते हैं। 25,000 तक का लगभग अमाउंट का गुड्स जो है वो एग्जेम्प्टेड में आता है। जैसे हम कभी फॉरेन से आते हैं हमारे देश में, तब एयरपोर्ट से आप जो लिकर की बोतल है वो 2 बोतल आप कैरी कर सकते हैं विदाउट ड्यूटी। उसके आगे करना है तो फिर ड्यूटी भर के आप उसको कैरी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे वो डिक्लेरेशन वगैरह देना पड़ता है। ये सब प्रोविजन जो है ये इसमें है, और इसका प्रोसीजर भी देखना पड़ेगा आपको। हमारे देश में लॉ और प्रोसीजर ऐसे दोनों देखते हैं, तब आपको पूरा नॉलेज उस सिस्टम का मिलेगा दोस्तों। जैसा FTP है और FTP प्रोसीजर है, जैसा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लॉ है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्रोसीजर में उसका प्रोसीजर है। जैसा इंडियन पिनल कोड ए लॉ है और CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसका प्रोसीजर है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब एक्ट जो है ये अलग अलग एक्ट है, ये सिविल लॉज है। और ये CPC जो है सिविल प्रोसीजर कोड उसका प्रोसीजर है। वैसा कस्टम एक्ट है, कस्टम के प्रोसीजर्स है। कस्टम के प्रोसीजर में फिर ये क्लियरेंस के वगैरह विस्तार से प्रोसीजर अलग दिया है। कभी अगर वक्त मिला तो हम प्रोसीजर के भी वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको प्रोसीजर में क्या है ये भी पता चलेंगे। तो चैप्टर 11 मैंने आपको बताया। चैप्टर 12 है वो प्रोविजन रिलेटेड टू कोस्टल गुड्स एंड वेसल कैरिंग कोस्टल गुड्स। चैप्टर 12A में ऑडिट के बारे में दिया है। चैप्टर 12B में वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफाइड एंड कंप्लायंस, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस। चैप्टर 13 में है सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। मैंने शुरू में जो बताया था ना,
सेक्शन 11 में प्रोहिबिशन दिए हैं, वो करना नहीं है, लेकिन अगर गलती से करते हैं तो पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 100 के आगे शुरू होते हैं। इसलिए ये सेक्शन 100 यहाँ से होता है चैप्टर 13 से, सर्चेस, सीजर्स और अरेस्ट से। तो सेक्शन 100 है, 100, 101, 102 ऐसे सब सेक्शंस इसमें दिए हैं। चैप्टर 14 में कन्फिक्शन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज दिया है, और चैप्टर 14A में सेटलमेंट ऑफ केसेस है। सरकार भी लड़ना नहीं चाहता है, इसलिए आप सेटलमेंट जितना जल्दी कर लेंगे केसेस का, ऐसा इजी होता है। एक तो किसी कस्टम के लफड़े में अटकना नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर परफेक्ट मालूम चाहिए, लेकिन गलती से अगर आप अटकते हैं तो सेटलमेंट हो सकता है। प्रॉपर खाली सेटलमेंट करने वाला एक नॉलेजेबल व्यक्ति आप ढूंढ लीजिए आपके एरिया में। हम तो नहीं करते, हम तो सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, हम तो ये करते हैं, लेकिन कभी ज़माने में हम जब बॉम्बे में करते थे तब ये कमिश्नर का हियरिंग, अपीलेट कमिश्नर का हियरिंग उस समय करते थे। और अपीलेट कमिश्नर के हियरिंग कोई भी चार्टर अकाउंटेंट या कोई भी MBA वाला भी कर सकता है, वहाँ पे लॉयर की ज़रूरत ऐसा नहीं है। लेकिन आगे के जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे आपको लॉयर ही लगते हैं, तो थोड़ा सा इसमें नॉलेजेबल लॉयर है ऐसे लोग देखेंगे। इसमें ठग बहुत मिलते हैं, आपको बताऊँ, आपको पोर्ट पे इधर उधर बहुत ठग लोग मिलेंगे, डराएंगे आपको, लेकिन डरने का नहीं। अगर आपने कोई गलती नहीं किया है ना तो डरने का कोई कारण नहीं है, उसका सेटलमेंट होगा प्रॉपर, उसमें से बाहर निकलेंगे आप। चैप्टर 15 जो है ये अपील्स के ऊपर है। फिर अलग अलग जो अपील्स है, अपील कमिश्नर का, अपीलेट कमिश्नर के पास अपील कैसा होता है, फिर अपीलेट कमिश्नर से फिर ट्रिब्यूनल में अपील कैसा होता है, ट्रिब्यूनल से अपीलेट ट्रिब्यूनल में कैसा होता है, फिर हाई कोर्ट को कौन सी जुरिडिक्शन इसमें दिया है। अंडर आर्टिकल 226, 227 ये जुरिडिक्शन तो आर्टिकल के हाई कोर्ट के है ही है, इनहरेंट पावर है हाई कोर्ट को, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ अपील्स कस्टम के हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, या अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को भी आर्टिकल 136 के अंदर एक अलग पावर है कि किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट there should be a reason why we should not approach to high court. Then if we have sufficient reason, then we can admit that matter in supreme court. तो ऐसा उसमें है दोस्तों। मेरा सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन के ऊपर एक अलग वीडियो है, वो जरूर देखना। तो आपको सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जुरिडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलग अलग जो रास्ते हैं, दरवाजे हैं, डोर्स है, वो डोर्स के बारे में काफ़ी पता चलेगा। चैप्टर 15 में मैंने अपील्स बताया, चैप्टर 16 में ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशंस हैं, और चैप्टर 17 में जो है मिससेलेनियस प्रोविजन है। ऐसे टोटल 161 सेक्शंस का ये कस्टम एक्ट है, जो भारत के बॉर्डर की हमारी रक्षा करता है। और कस्टम ड्यूटी हमारा एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है भारत सरकार का, और वो सोर्स ऑफ इनकम में मिलता है, और ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है, इसलिए इसको कस्टम ऐसा बोलता है, इसलिए इसका नाम भी कस्टम एक्ट है। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।